नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 PM पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऑफिशियली मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के लिए इकट्ठा हुए। नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, जिनके साथ अक्सर जो है बहुत कहासुनी भी होती है, उनके साथ भी बड़े अच्छे से बर्ताव करते हुए, बातचीत करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन इस मीटिंग में एक कमी थी। जो सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। और उनका ना पहुंचना चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने हैं। और बिहार के इलेक्शन से पहले ये जो ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी उसमें नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना, बावजूद इसके कि वो दिल्ली में ही है, क्या संदेश दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव जी, क्या संकेत है नीतीश कुमार की तरफ से? वो नाराज बताए जा रहे हैं। एक ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी नीति आयोग की, उसमें वो नहीं पहुंचे। क्या संदेश देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं, पर जो मुख्यतः बात सामने आ रही है हिमांशु जी, वो ये है कि तबीयत जो है वो नीतीश कुमार जी की आजकल कुछ बहुत ज्यादा अच्छी रहती नहीं है। ठीक है। और तमाम तरीके की रिपोर्ट्स जो है पास्ट में हमने देखी हैं, न्यूज़पेपर्स में भी कुछ छपी हैं, टीवी पे भी देखा गया है। तो अलग अलग तरीके की अफवाहें जो हैं वो उनकी स्थिति, सेहत को लेके, मानसिक स्थिति को लेके जो है वो फ्लोट होती रहती है। अब इस तरीके के जो न्यूज है या र्यूमर्स बोल लीजिए उनको, इनको क्वेल करना, इनको दूर करने का काम तो नीतीश कुमार जी को ही करना होगा। और नीतीश कुमार जी वो कैसे करेंगे? वो मीटिंग से एब्सेंट रह के तो कर नहीं सकते हैं। उनको तो उल्टा इस चीज को, यदि इस तरीके का संदेह उत्पन्न हो रहा है तो उनको तो और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करनी चाहिए। और अपने पुराने साथी जिनसे वो 2024 के इलेक्शन के पहले वो बिछड़ गए थे, और जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं लोगों के द्वारा या इनके कार्यकर्ताओं द्वारा ही नीतीश कुमार जी के बारे में फालतू के अनर्गल बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार जी को ऐसे अपने पुराने साथियों के साथ फिर से मेल मिलाप करना चाहिए। उनको शरद पवार जी से मिलना चाहिए, उनको खड़गे साहब से मिलना चाहिए, उनको सोनिया गांधी जी से मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी से मिलना चाहिए। उनके पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। और यदि ऐसा है कि भाई अनर्गल बातें जो हैं वो इंडिया अलायंस के नेता फैला रहे हैं भाजपा और नीतीश कुमार जी के बीच में दूरियां बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके के जो संदेह है या अनर्गल बातों पे जो फुल स्टॉप लगाने का काम है, वो फुल स्टॉप लगाने का काम तो नीतीश जी को ही करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब वो इन नेताओं के साथ में, जिनके मैंने नाम लिए, इनके साथ में ज्यादा से ज्यादा बैठ के करेंगे, मीटिंग करेंगे। और उसके जो फोटो ऑप्स है वो मीडिया में जैसे कि मोदी जी देते रहते हैं, वैसे वैसे नीतीश जी भी जो सर्कुलेट करें तो समझ में आएगा कि भाई इन बातों में कोई दम नहीं है। अब दूसरा जो एक तथ्य सामने आ रहा है, वो तथ्य तो नहीं कहेंगे, पर जो बात सामने आ रही है वो आ रही है कि नीतीश जी जो है वो भाजपा से खुश नहीं है। तो भाजपा से यदि वो खुश नहीं है तो सवाल ये उठता है कि क्यों खुश नहीं है। तीसरी बात जो आ रही है सामने वो ये कि नीतीश जी जो है उनकी चिराग पासवान जी के साथ में कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि 2020 के इलेक्शन में चिराग पासवान ने काफी डेंट पहुंचाया था जेडीयू के वोट बैंक में। तो इस बार वो चाहते नहीं है कि वो चीज फिर से दोहराई जाए। चिराग पासवान कुछ सीटों को लेके अड़े हुए हैं, जैसे कि मेरे खुफिया स्रोतों ने बताया दिनारा की जैसे एक सीट है जो चिराग पासवान चाहते हैं कि दिनारा की सीट उनको मिले, और नीतीश जी जो है वो उनके पास में वो सीट है। तो इस टाइप की कुछ सीट्स को लेके जो है इन लोग के आपस में बातचीत भी हो रही है। उस बातचीत के पहले ये सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से भाजपा के नेताओं के साथ में दिखना नहीं चाहते, खासतौर पे अमित शाह और मोदी जी के साथ। जी हिमांशु। अगर 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 नहीं दिख रहे हैं, साथ में नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर उनके मन में क्या चल सकता है? मतलब उनके मन में क्या चल रहा है वैसे तो वो खुद ही जान ले अच्छे से। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कभी इंडिया खेमा वो बना रहे थे, सूत्रधार बने हुए थे, और फिर पलट के जो है एनडीए के साथ में आ गए। फिर सीटें भी उन्होंने अपने मन मुताबिक ले ली। अब बैसाखी के तौर पर केंद्र में मोदी जी की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन
मधुबनी में जो 22 तारीख की रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो घटना हुई पहलगाम की, उसके 2 दिन के बाद जस्ट, तो उस रैली के अंदर कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हमारे नाम का ऐलान, सीएम फेस के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब क्योंकि वो हुआ नहीं राजनीतिक तौर पर, तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो गए। लेकिन नाराजगी इतनी कि दिल्ली आए और एक बैठक जो कि ऑफिशियल बैठक थी उसमें नहीं पहुंचे, और जबकि कहा जा रहा है कल एक और बैठक होनी है, एनडीए की जो बैठक होनी है उसमें वो पहुंचेंगे। तो फिर ये क्या बताने, क्या दिखाने, मतलब नाराज हैं तो पूरी तरीके से हो, ये आधे नाराज हैं भी और नहीं भी, आज की मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे कल की मीटिंग में पहुंचेंगे, ये क्या है? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि उनके मतलब ऐसा कयास जेडीयू के लीडर्स लगा रहे थे कि वो जो मधुबनी में इलेक्शन जो रैली हुई, जिसको मोदी जी ने संबोधित किया, उसमें शायद मोदी जी जो है वो कहीं ये एक लाइन बोल देते कि भाई आने वाला इलेक्शन जो है हम वो नीतीश जी के लीडरशिप के अंडर में लड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक क्लियर कट सिग्नल चला जाता पूरे कैडर को, बीजेपी के भी और जेडीयू के भी, कि भाई ये इलेक्शन जो है वो नीतीश जी के ही नाम पे लड़ेगी एनडीए अलायंस। परंतु ऐसा हुआ नहीं, और इस बात का कहीं ना कहीं जो है आप समझ लीजिए कि चुभन जो है, खटास जो है, वो दिल और दिमाग में रह गई है, पहली चीज। दूसरी, आप थोड़ा सा हिमांशु जी बिहार की पॉलिटिक्स को जरा एक बार मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1990 से 2025 के बीच में दो ही लोगों का पूरा अधिकार रहा है बिहार के इलेक्शन में, मतलब वहां की सत्ता पे। एक है लालू परिवार और दूसरा है नीतीश कुमार जी। ठीक है, करीबन 35 साल हो गए। अब जो नीतीश कुमार जी ने जो एक सर्वे कराया था जातिगत आधार पे, उस पे ये निकल के सामने आया कि जो नीतीश जी की जो जाति है कुर्मी, जिसको बिलोंग करते हैं, उसके सिर्फ 2.88% जो है बिहार की पॉपुलेशन में, सिर्फ 2.88% जो है कुर्मी पॉपुलेशन, और यादव जो है वो 14% के आसपास। तो ये बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट लोग जो है, इनके दिमाग में ये बात आई कि भाई 14% वाला राज कर रहा है, 2.88% वाला 20 साल से राज कर रहा है, 14% वाले ने 15 साल राज किया, तो ये जो बाकी 84-85% जो पॉपुलेशन है, इनका प्रतिनिधित्व करने वाला अगर हम कोई लीडर दें तो हो सकता है कि लोग हमको चुन के आए। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है या जो पॉपुलेशन है, वो है ईबीसी का। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है 36% उसका पॉपुलेशन। तो बीजेपी के पास में दुख की बात यह है कि ईबीसी का कोई बड़ा लीडर नहीं। ठीक है, एक रामेश्वर चौरसिया जी हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया है बीजेपी ने। तो चौरसिया जी के अलावा इनके पास में ईबीसी का कोई बड़ा लीडर जो है, जो अच्छा वक्ता रहे, जैसे वो जेएनयू से पढ़े हैं, है ना, इंटेलेक्ट रहे, जनता में अपील रहे, उस टाइप का कोई लीडर नहीं है। अन्यथा 36% का जो वोट बैंक है, अगर उस वोट बैंक के किसी लीडर को ये सामने दिखाएं तो इनका प्रतिनिधित्व, मतलब इनको इलेक्शन में बहुत इजीली जो है वो मतलब काफी बड़ी मदद मिलती। अभी आज की डेट में ऐसा है कि बीजेपी की स्टेट अगर आप देखेंगे बॉडी, तो उसके अंदर में जायसवाल लोगों का बोलबाला है, और जायसवाल लोग 1% से भी कम है। दूसरा आते हैं गिरिराज सिंह, आरके सिंह, इस टाइप के राजपूत लीडर। राजपूतों का पॉपुलेशन पूरे बिहार में सर्वे के हिसाब से 2.45% है, और जो बीजेपी बोली जाती है कि ब्राह्मणों की पार्टी है, तो ब्राह्मणों का वोट सिर्फ 2.65%। तो जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, बीजेपी वोट बैंक बोल रहा हूं, जो बिहार का जो सबसे बड़ा मास बेस है ईबीसी का, उसका इनके पास में कोई बड़ा लीडर है नहीं। और इसीलिए ये लोग जो है एक किंग कर्तव्य भय विमूढ़ वाली स्थिति में है कि हम क्या करें, हम नीतीश जी के साथ में जाएं कि हम अपने किसी लीडर को जो है उसका नाम अनाउंस करें। यदि तो क्षत्रिय या ब्राह्मण जाति से कोई नाम अनाउंस होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसका आक्रोश जो है वो बीजेपी को हो सकता है झेलना पड़े, जैसे लोकसभा इलेक्शन में हुआ। लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि ब्राह्मणों की जो सीट, बहुमूल्य वाली सीट है बक्सर, वहां से बीजेपी हार गया। भोजपुर, जो जहां पे राजपूत डोमिनेटेड जो जिला है, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूँ, वो भोजपुर आरा जिला जो है,
वहां से भी आरके सिंह हार गए। तो ये क्या हो रहा है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी की पूरी जात के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे है। और बुरा मान ले, अच्छा मान ले, जो भी मान ले आप, कास्ट ही आगे आने वाले दिनों में भी दिख रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे राहुल गांधी कास्ट कंसेंसस की बात कर रहे हैं, और स्टेट के लेवल पे जो है वो कास्ट की बात जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चीज को माना है। अब उन्होंने अच्छा, तो क्या बोला कि भाई हम सेंसस कराएंगे। हाँ राजीव जी, जी। क्या सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की? क्योंकि हम देख रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, चिराग पासवान 2020 का इलेक्शन कैसा हुआ था, उसमें चिराग पासवान ने खुद को हनुमान बता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बता दिया, और जो है वहां वहां अपने कैंडिडेट उतारे जहां पर नीतीश कुमार जी की पार्टी लड़ रही थी। कहने को एक साथ थे, लेकिन किस तरह से इलेक्शन हुआ हर किसी ने देखा। क्या वही परिस्थिति फिर से 2025 में बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल, सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्योंकि हमने देखा भी पिछले दिनों पटना में उनके समर्थन में मतलब पोस्टर लग गए, और उसमें उनको जो है सीएम बनाने के लिए और इस तरह की मांग भी होने लगी। जो उनके जीजा हैं वो भी इस तरह की मांग कर चुके हैं पहले, की बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। चिराग पासवान भी ये कह चुके हैं कि भाई हमको केंद्र से ज्यादा राज्य की राजनीति हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हम वो करना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान एक फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, ऑल सेड एंड डन, पासवान लोग चिराग पासवान को अपना लीडर नहीं मानते। रामविलास पासवान जी के कारण उनका जो है एक बेस, उनकी फैमिली में ऑलरेडी डिवीजन हमने देखा। बीजेपी जिस भी फैमिली फैक्टर को सपोर्ट करती है वो शक्तिशाली होकर उभर के आता है। पर आपको मालूम है कि पारस जी जो है वो बोलते असली दावेदारी मेरी है पासवान कम्युनिटी के ऊपर में। चिराग तो पंजाबी लेडी है, उनका सन है, ठीक है। तो हम ये जो है बिहार जो है यहाँ पे मेरी दावेदारी है। चिराग जी जो है उनका अपना बोलना है कि नहीं, हमारे शरीर में तो रामविलास जी का खून है, तो हम जो है हम असली ये है। ये देखिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लेके कि उनकी लिनिएज लीगेसी को कौन लेगा, ठीक है, वही चीज बिहार में होते हुए मेरे को नजर आ रही कि भाई यहाँ पे कई, जैसे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी जो अम्बेडकर जी की थी, कई टुकड़ों में, कई फैक्शंस में बट गई, आप देखेंगे। वैसे ही होता हुआ बिहार के अंदर में भी दिख रहा है। अभी तो फिलहाल दो ही फैक्शंस हैं, पर मुझे इसके चांसेस कम दिख रहे हैं कि बीजेपी इस बार चिराग पासवान को यूज करेगी, क्योंकि यदि यूज करेगी तो ये अपना ही नुकसान पहुंचाएगी। लास्ट टाइम चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाया। तो यदि बीजेपी को नुकसान होता है और नीतीश को भी नुकसान होता है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? वो फायदा ऑटोमेटिकली आरजेडी को जाएगा। और एक चीज आप समझिए कि इस बार इलेक्शन बहुत ही फ्रेगमेंटेड होने वाला है बिहार में। बिहार में दो नए फैक्टर्स आने वाले, वो कितना वोट खींचते हैं इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। प्रशांत किशोर जी अपना लड़वा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते घोषणा कर दी है कि बिहार का इलेक्शन वो लड़ने वाले हैं। तो आपको दो फैक्टर्स, दो जो है एक्टर्स नए नजर आ रहे हैं इस बार के बिहार के इलेक्शन में। ये कितना वोट ठीक है, खींचेंगे, मान लीजिए वो हो पांच सकता पांच है हजार भी कितना वोट असर खींच लिया। डालेंगे। जी जी, वो कितना असर डालेंगे या नहीं डालेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। राजीव जी, लेकिन हमको एक बात समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार जो अब तक भारी पड़ते हुए एक तरह से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था नीतीश और चंद्रबाबू अगर ये दो पाए निकल गए एनडीए के तो फिर भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा जाएगी और कुछ भी हो सकता है उसके बाद। तो जो नीतीश कुमार भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी बात ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। उनको अपनी नाराजगी दिखाने के लिए बैठकों से दूरी बनानी पड़ रही है। हमने देखा जो मधुबनी की रैली जिसका मैंने जिक्र किया 24 तारीख को जो हो रही थी, उसमें कैसे हाथ हाथ जोड़े जा रहे थे, किस तरह से बातें हो रही थी, लग रहा था कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मंच पर ही कि हमारे नाम का ऐलान कर दीजिए, बावजूद इसके वैसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शरद पवार की एंट्री हो रही है। शरद पवार की एंट्री अगर एनडीए में हो जाती है तो क्या नीतीश कुमार के सब्स्टिट्यूट में उनको खड़ा किया जा सकता है? क्योंकि वो एक ऐसे नेता है जिनकी बात मतलब हर कोई मानता है, एक सीनियर नेता है, ऊपर से 8 सीटें उनकी भी हैं लोकसभा के अंदर। तो हेलो, ये जो 12 सीटें नीतीश आपको कुमार की, आवाज ये आ रही है मेरी? भी यूज हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि अंदर खाने ये बात है कि नीतीश कुमार जी का अब अपनी पार्टी के अंदर में वो डोमिनेंस नहीं रह गया। जो पार्टी जो एक जिसको डोमिनेट करते थे नीतीश कुमार जी, जेडीयू को,
जेडीयू के अंदर में एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसका ये मानना है कि भाई हमें बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, और एक धड़ा ऐसा भी है जो छोटा है जिसका ये मानना है कि हमारी भलाई इसी में कि हम आरजेडी के साथ चले। तो जेडीयू इज नॉट ए यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, भले ही उनके नाम में जेडीयू है, तो यू यूनाइटेड वहां पे किसी भी तरीके का यूनिजन नहीं है, यूनाइटेड वहां के लीडर्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नीतीश कुमार जी के पास में कि यदि वो बीजेपी से अलग होते हैं तो एक बहुत बड़ा डोमिनेंट सेक्शन जो है जेडीयू का, ये निकल के बीजेपी के साथ में जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंटर पे बीजेपी काबिज है, तो जितने भी फंड है, बिहार को यदि फंड चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो बीजेपी के गुड बुक्स में रह के ही उसको मिल सकता है। वो यदि किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जाती है या बीजेपी के अगेंस्ट जाते हुए नजर आती है, तो जो फंड्स मिल रहे हैं नीतीश जी, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या ये बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंटल वर्क में यूज हो रहे हैं, या आरजेडी जो बोल रही है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये सब पिलफरेज हो रहा है, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, जो भी है भगवान जाने क्या सही है, पर ये फंड आने जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी रह रह के जो है गीदड़ भपकी देते रहते, वो जो नाराजगी जो दिखाते हैं बेसिकली वो गीदड़ भपकी है, क्योंकि इनका अपनी ही पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप तब जाके जो है सशक्त रूप से समर्थन वापस लेने की बात कर सकते हो जब सारे के सारे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ये बोले कि नीतीश जी हम आपके साथ खड़े हैं। यदि अभी ये बात ऐसी चलती है, कांग्रेस और दूसरे दलों में लोग बात करते हैं कि क्या नीतीश जी का पूरा कमांड है अपनी पार्टी के ऊपर। नीतीश जी अंदर से समाजवादी लीडर है, उनका पूरा बैकग्राउंड आप देखो तो वो समाजवादी विचारधारा वाले हैं। तो वो कैपिटलिस्ट के साथ में एक ऐसी पार्टी जो पूंजीपतियों का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, इसके साथ में बहुत दिन जो है वो मतलब ये नेचुरल अलायंस नहीं है। एक सुशील मोदी के कारण बहुत दिनों तक ये अलायंस बना रहा, बट हमने देखा कि सुशील मोदी जी भी अब है नहीं, और नीतीश जी के अंडर में देख रहे हैं कि बीजेपी ने जिन लीडर्स को मौका दिया है वो बड़े तेज तर्रार है और वो युवा नेता है, और वो जो है बहुत ज्यादा इनको तरजीह भी नहीं देते। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये सब मिल मिला के जो है वो नीतीश जी को जो है बार बार पे बैकफुट पे लेके जा रहे राजीव हैं। जी, ये जी क्या कहा जा सकता है कि हाईजैक हो गई है पार्टी? क्योंकि वक्फ को लेकर जिस तरह से समर्थन किया गया, नीतीश कुमार ने उसके बाद खामोशी ओढ़े रखी, उनकी पार्टी से नेता जाते रहे, कहा गया कि सैकड़ों इस्तीफे हो गए। अब वो पता नहीं किस तरह से कैसे हुए, कौन से नेता थे जो पार्टी छोड़कर चले गए, और किन लोगों ने ये मीटिंग कर ली कि हम वक्फ का समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। नीतीश कुमार तो बिल्कुल खामोश है, वो तो कुछ बोले ही नहीं। अब कैसे समझा जाए कि नीतीश कुमार के मन में क्या है? वो बैठक में भी नहीं पहुंचते। अब कल हो सकता है एनडीए की बैठक में वो पहुंचे तो कुछ हाव भाव से समझ में आए कि आखिरकार क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं है वो। देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ पिछले 3-4 सालों में, उससे जितने भी ये रीजनल पार्टीज के लीडर हैं ये भय के माहौल में, भय के साए में, इनको विश्वास नहीं है कि कितने हमारी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो हमारे साथ में, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरीके से पैसों का खेल हो गया है, इसमें विचारधारा जो है वो पीछे चली गई। तो कब कितने आपके लीडर्स को पैसे से खरीद के पार्टी को तोड़ लिया जाए, इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। इस चीज का जो डर है, इस डर के साए में जो है ये जितने भी रीजनल पार्टी के लीडर्स हैं ये अपनी अपनी पार्टियों को चला रहे हैं। हमने देखा शरद पवार, जिनको मतलब कहा जाता है कि इज द ग्रैंड मतलब ओल्ड मैन ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, उनकी पार्टी को कितने प्यार से तोड़ लिया गया। बाला साहब ठाकरे की पार्टी में इस तरीके से दरार होगा किसी ने सोचा था? उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी ऐसी निकल जाएगी किसी ने सोचा था? तो ये जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे ये नीतीश कुमार हो चाहे दूसरे पार्टी के लीडर्स हो जो हिंदी पट्टी में है, वो सभी डर के साए में है, और उनको ये लगता है कि कभी भी हमारे दल के लीडर्स के मुंह में इतना पैसा ठूस दिया जाएगा या ईडी सीबीआई का ऐसा डंडा चला दिया जाएगा, जैसे तृणमूल कांग्रेस में हमने देखा कि मुकुल रॉय छोड़ के गए, कितने सारे लीडर जो है छोड़ के गए। तो जब हर रीजनल पार्टी के अंदर में हम एक ही एग्जाम्पल देख रहे हैं कि उस पार्टी के लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स पार्टी को छोड़ के बीजेपी के अंदर में एंट्री मार रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार जी की पार्टी कैसे इंसुलेटेड रह सकती है? तो आपने बहुत अच्छा एक प्यारा वर्ड यूज किया, हाईजैक।
ये बिल्कुल नीतीश कुमार जी के मन में है, मस्तिष्क में है कि क्या मेरी पार्टी अंदर से हाईजैक हो गई है, अच्छा ये सर, डर अगर ही अगर है। अगर पार्टी जी हाईजैक हो गई है, सर अगर पार्टी हाईजैक हो गई है तो फिर तो वो पलटी भी नहीं मार पाएंगे। मतलब क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने में भी तो बहुत उस्ताद हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम कभी नहीं जाएंगे, फिर चले जाते हैं। तो अब जब पार्टी हाईजैक हो गई है तो उनके अंदर ये भी ताकत नहीं रह गई होगी कि वो अब यू टर्न मार पाए या फिर से आरजेडी के साथ चले जाए। देखिए, ऐसा है कि यदि ये बिहार का जो इलेक्शन होता है उसमें आरजेडी बहुत डोमिनेंट पार्टी बन के उभरती है, 100 सीट क्रॉस कर लेती है। जहां तक मुझे याद आ रहा है वहां 243 सीट्स है। तो जी जी। अगर ये क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार जाए। ठीक है, हम्म अगर हम्म आरजेडी ये बोले कि हम आपको ही सीएम बनाएंगे, हो सकता है वो एनडीए से बाहर निकल जाए। और हो सकता है हम्म उसी वक्त उसी स्थिति में हो सकता है कि जो लीडर्स अभी बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं वो चुपचाप शांत बैठे, क्योंकि हम्म स्टेट के गवर्नमेंट पे एकाधिकार होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कुछ नहीं तो बिहार का बजट जो है वो मेरे पास में एग्जैक्ट सामने डाटा नहीं है, बट 4 लाख करोड़ के ऊपर का ही है। तो अगर 3-4 लाख करोड़ का बजट आपके पास में है तो आप ऐसे स्टेट को कभी भी लूज नहीं करना चाहोगे। तो स्टेट में किसी भी तरीके से आपका अधिकार रहे, आपकी सरकार बनी रहे, यही प्राइम मोटिव रहता है कि हम स्टेट में कैसे भी रहें। तो स्टेट में यदि नीतीश आते हैं, मतलब नीतीश की पार्टी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, बीजेपी काफी छोटी हो जाती है, और नीतीश हम्म। कहीं भी मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं, परंतु बीजेपी के साथ गए तो उतना फायदा नहीं होगा। यदि ऐसा उनको दिखता है तो हो सकता है पलटी मारे, अन्यथा मुझे 2029 तक ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारे। जी अच्छा राजीव जी, एक सवाल और है कि नीति आयोग की जब बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। तो ये जो शब्द है कि टीम इंडिया की तरह हमें काम करना चाहिए, इसको अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार के चुनाव से जोड़कर देखें तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, टीम इंडिया मतलब क्या है? 12 साल 11 साल आपने अपने अपोजिशन को बेइज्जत किया, आपने हम्म अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की कोई बात नहीं सुनी, आपने हम्म सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो आपने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू जो उनके जीएसटी के हैं वो 6-6 8-8 महीने रोक के रखे, उनके फंड्स नरेगा के और दूसरे 6-6 8-8 महीने रोक के रखे। आपने हम्म जो जो टेक्स्ट बुक में सताने के लिए, यंत्रणा देने के लिए, मानसिक पीड़ा देने के लिए जो जो आपके पास में टैक्टिक्स थी, वो सारी टैक्टिक्स आपने यूज कर, और अब आप बोल रहे हो कि टीम इंडिया के रूप में, जब आपके ऊपर परेशानी आ गई है, जब पूरे देश भर में आपका मजाक बन रहा है, जब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भैया जब आपने सीज फायर की घोषणा कर दी तो रोज रोज टीवी में आके भड़काऊ भाषण देने की क्या जरूरत है कि मेरे रगों में सिंदूर बहता, और ये सब, ये सारी चीजें इंगित करता है, शो करता है कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को वीक विकेट पे पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कमजोर स्थिति में हूं। ये मोदी जी का जो 11 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट में जो 12 साल का 13 साल का उनका अनुभव रहा है, उन्होंने कभी भी अपोजिशन पार्टी को साथ में लेके जो है काम करने की बात नहीं की। तो आज टीम हम्म इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं भाई? आज हम्म लोग जब आपसे सवाल पूछ रहे, मीडिया तो नहीं पूछ रही है, क्योंकि मीडिया तो पपेट हो रखी है गवर्नमेंट की। जब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके साथ जब पूरा देश खड़ा था, तब आपने ऐसी स्थिति में विदाउट एनी कंडीशन सीज फायर क्यों अनाउंस किया? जब आप हर बार बोल रहे थे कि हम जो है हम इस चीज का बदला लेकर रहेंगे, तो क्या 2 मस्जिद और 4 बिल्डिंग गिरा देना कोई बदला लेना हुआ? तो ये मोदी जी आज की डेट में बहुत ज्यादा वीक स्थिति में है, वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और सवालों से बचने के लिए जो है वो चाह रहे हैं कि मुझसे जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको मैं अपने साथ कर लूं। 11 साल हम्म में जिस आदमी ने अपोजिशन के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसने नेताओं की बंडखोरी की, अपोजिशन की पार्टीज को तोड़ा, सीडी ईबीआई जितने आपके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं सबका डंडा दिखा दिखा के आपने डरा के रखा। अब उन नेताओं से आप चाह रहे हो कि आप आके हमारा साथ दो, ये कैसे संभव होगा? हम्म। हिमांशु जी, आप ही मुझे बताइए। जी चलिए, अब मोदी जी की टीम इंडिया जो थी उसमें से नीतीश कुमार फिलहाल गायब है, उस तस्वीर से गायब है। अब देखते हैं कि अगली मीटिंग में जब वो शामिल होते हैं तो फिर किस तरह के हाव भाव उनके रहते हैं और क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जितना कम बोलते हैं उतने ही कयास बढ़ते जाते हैं और
शायद ये एक टैक्टिस भी हो सकती है नीतीश कुमार की कि वो बोले ना और उनके बारे में बातें होती रहे, चर्चा होती रहे। अब ये नीतीश कुमार ही जान सकते हैं। फिलहाल के लिए नीतीश कुमार नाराज हैं, मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। अब वो आगे मीटिंग में पहुंचेंगे तो उनके हाव भाव देखने वाले होंगे। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को, हमें कमेंट करके बताएं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।